तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कहीं से भी छिटपुट विवाद के मामले भी सामने आए। वहीं महम विधानसभा सीट के बूथ नंबर 134 पर बलराज कुंडू और आनंद सिंह डांगी के बीच में धक्का मुक्की भी हो गई। और ये तब हुआ जब हरियाणा जन सेवक पार्टी के नेता बलराज कुंडू निरीक्षण के लिए एक बूथ पर पहुंचे। आरोप है तभी वहां आनंद सिंह डांगी अपने कुछ समर्थकों के साथ आ धमके और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ लोग बलराज कुंडू और उनके पीए को धक्का देते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि इस दौरान उन लोगों के साथ मारपीट भी की गई। हरियाणा के अंदर वो खुद 20-25 लोगों के मैं वहाँ देखने गया था, ठीक चल रहा है और मेरे खुद आनंद सिंह डांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं और धक्के मरवाए हैं। ये मेरा पीए है। बलराम कुंडू और उनके पीए के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जिसके बाद उन्होंने इलाके के कलेक्टर और थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस भी छानबीन में जुट गई। तो वहीं हिसार के खांडा खेड़ी गांव में पूर्व वित्त मंत्री और नारनौंदा से बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। बताया गया ये लड़ाई बोगस वोटिंग को लेकर के हुई। एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल विज के बयान ने बीजेपी में टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि मतदान के बीच ही अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने वरिष्ठता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बनने की तरफ भी इशारा किया। सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी, और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। जबकि हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित कर चुकी है। इसी प्रकार अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके, हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया और कभी पद की मांग नहीं की, लेकिन अगर पार्टी सीएम बनने का मौका देती है तो वो हरियाणा की तस्वीर और भविष्य बदल देंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बहुप्रतीक्षित पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वालाइन 3 देश की पहली संपूर्ण भूमिगत मेट्रो है, जो देश की आर्थिक राजधानी में शुरू हुई है। पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया और लोगों से बातचीत भी की। उसके बाद ठाणे में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने जगदंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर में मौजूद पारंपरिक ढोल पर भी हाथ आजमाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में पीएम मोदी ढोल बजाते दिखाई दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जगदंबा माता मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। ओम जय जगदम्बे नमः। इसके बाद एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने वाशिम में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सभा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर शिवाजी महाराज के समक्ष शीश झुकाने से कोई फायदा नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए नियत सही होनी चाहिए, दिखावे से किसी की विचारधारा नहीं बदल जाती। और आपने देखा नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई,
और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों की स्थिति को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में हुनर है उन्हें पीछे बैठा दिया जाता है। उनका न तो किताब में और न ही इतिहास में कोई स्थान होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव को लेकर के वहां सियासत जोरों पर है। और इस बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि झारखंड में क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन धर्म निभाने के भी संकेत दिए। पार्टी जब तैयारी करती है तो वो सब सीटों की तैयारी करती है, वो जेएमएम भी करती है, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा धर्म है, जो अलायंस का धर्म है उसका हम भी पालन करते हैं। दरअसल कांग्रेस की 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी ने झारखंड के संथाल परगना के 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से मुलाकात की। कई घंटों तक चले इस मुलाकात के दौरान चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक पार्टी के नेताओं की दावेदारी पर रायशुमारी की गई। इसी दौरान कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौड़ानकर ने प्रदेश की सभी सीटों पर तैयारियों की बात कही। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया गया, यानी कि नीतीश कुमार ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन का चेहरा होंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक मत से ये निर्णय लिया गया कि पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी। 2 दशक से बिहार में किया गया काम और स्वच्छ प्रशासन देने का दावा ही पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार होगा। संगठन पूरी तरीके से तैयार है और 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब नीतीश कुमार के लिए इकलौती बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बची है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने राज्य में अपने दम पर खड़े होने का इरादा फिलहाल छोड़ दिया है। चुनाव में लग जाइए सब, बहुत इतना जो काम हुआ है, हम लोगों ने जो काम किया है, अभी भी जो बाढ़ राहत सब जगह बांटना शुरू कर दिया है इतनी तेजी से। नीतीश के नाम पर मुहर लगते ही उनके अटकलों पर भी विराम लग गया, जिनमें बिहार में फिर से बड़ा खेल होने की चर्चा चल रही थी। यानी 2025 की लड़ाई नीतीश वर्सेस तेजस्वी में होती दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में अभी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ भी नहीं मिल पाया कि एक और बेटी हैवानियत का शिकार हो गई, जिसने बंगाल को हिला करके रख दिया। इस बार रेप का शिकार बनी एक 10 साल की मासूम बच्ची। जैसे ही बच्ची से रेप की खबर लोगों में फैली, लोगों का गुस्सा भड़क गया और भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी। परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की और इस नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए लोग गुस्से से भर गए। इन तस्वीरों को देखिए, गुस्साई भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस चौकी की तरफ बढ़ रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। भीड़ को देखकर एक पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ पुलिस चौकी में घुस जाती है और जमकर उत्पात मचाती है। जिसके हाथ जो लगा तहस नहस कर दिया। इस घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। यूपी में गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि उनके बयान के बाद से देश के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन और हंगामा भी हो रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में भी ऐसा ही हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया, थाने में तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों में पथराव किया। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी विवादित बयान पर बवाल हुआ। भीड़ ने पथराव कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। गाजियाबाद के डासना के श्री शिव शक्ति धाम आश्रम पर अचानक से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जुटे और नारेबाजी करने लगे। वहीं नरसिंहानंद के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए। उन्होंने कहा, नरसिंहानंद हमेशा बकवास बातें करते हैं।
एक मंसूबाबंद तरीके से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। हालांकि तमाम विरोध के बाद महाराष्ट्र की भिवंडी में नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों और संगठनों ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है।